नमस्कार। आज हम बात करते हैं भारत के 3 राज्यों में हुए चुनाव की। लेकिन हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। परिणाम आप सब लोगों को मालूम है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थी, अलग हो गई थी, चुनाव लड़ा और फिर परिणाम के बाद दोनों साथ हो गए हैं। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत बीजेपी को। मेघालय में परिस्थिति हमने आपको बताई कि वो पहले अलग हो गए थे, फिर साथ आ गए हैं। और नागालैंड में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव पिछला भी जीती थी और अब भी जीती हैं, बीजेपी और एनडीपीपी। तो परिस्थिति ऐसी है कि ये तो स्पष्ट हो गया है कि इन 3 राज्यों में सरकार बीजेपी की बन रही है कुल मिलाकर के, क्योंकि पीए संगमा के जो बेटे हैं, जो मुख्यमंत्री मेघालय के बनेंगे, उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो डबल इंजन का फार्मूला वहां भी उनका चलेगा। खैर, हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। हम बात कुछ दूसरी तरह की आज करना चाहते हैं, इन्हीं राज्यों के बारे में, इन पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। एक खबर आप सब लोगों ने देखी होगी कि पहली बार वहां से एक महिला विधायक चुनी गई है। हालांकि 2 महिला विधायक इस बार वहां से बनी है नागालैंड से। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य जो 1963 में राज्य बनता है और आज 60 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आता है कि वहां पर कोई महिला विधायक के तौर पे चुनी जाती है। ये भी भारत का ही हिस्सा है। जहां हम बराबरी की बात करते हैं, वहां पर इस राज्य की तरफ अभी तक सरकारों का ध्यान किधर था, और था तो तब भी क्यों नहीं हो पा रहा था, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हेकानी जखालू जो एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन की उम्मीदवार थी, एनडीपीपी की तरफ से चुनाव लड़ा उन्होंने और वो पहली महिला विधायक के तौर पर चुनी गई। 2 महिला विधायक बनी हैं हेकानी जखालू के अलावा। सालाहुटुआनो क्रूस दोनों एनडीपीपी से हैं, लेकिन क्रूस को दूसरी महिला विधायक इसलिए कहा जाएगा कि उनका परिणाम बाद में आया और वो 7 वोटों से जीती हैं। अब जखालू की जीत क्या कहती है और परिस्थितियां क्या बदलेंगी? देखिए, 60 साल बाद कोई महिला पहली बार सदन में पहुंचेगी नागालैंड में, और ये भी तब जब वहां की आबादी में 49.79%, मतलब लगभग 50% की भागीदारी महिलाओं की है। तो ऐसी क्या वजह है कि वहां महिलाएं राजनीति में नहीं हैं, या हैं तो सब सफल नहीं हैं, पार्टियां टिकट नहीं देती हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है, जब वहां के लोगों से आप बात करिए तो पता चलता है कि महिलाओं पर वहां लोगों को भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा है भाई? तो महिलाएं सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? क्योंकि आर्थिक तौर पे वह सक्षम नहीं है। तो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि नागालैंड में महिलाओं को प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है। तो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने की वजह से ये समस्या है। वहां भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आर्टिकल 371A, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को आपने देखा किस तरीके से केंद्र की सरकार ने हटाया और उसके बाद की वहां की परिस्थितियां क्या हैं। उसी के तर्ज पर वहां भी एक अधिकार मिला हुआ है। देखिए, ये तीनों राज्य जो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, ये तीनों राज्य पहले बृहत्तर असम का हिस्सा थे। 1963 में नागालैंड पहले अलग हुआ और उसके बाद त्रिपुरा और मेघालय 21 जनवरी 1972 को राज्य बने। तो इन राज्यों की जो परिस्थितियां हैं उसमें अलग अलग अधिकार इनको दिए गए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इनको दिए गए हैं। तो आर्टिकल 371A के हिसाब से जो नगा प्रथाओं को ध्यान में रखकर उनको अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि ये ट्राइब्स का इलाका है, उनके अधिकार के हिसाब से जो उनकी पूरी परिस्थितियां बनती हैं, वहां महिलाओं को अधिकार कम दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं को अधिकार कम है, मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि नागालैंड के ठीक उलट मेघालय में परिस्थिति है।
तो नागालैंड में क्या है कि नागालैंड में पुरुषों को अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है और महिलाओं को संघर्ष करते करते 60 साल बीत गए, लेकिन मेघालय की परिस्थिति बिल्कुल दूसरी रही है। अब आप देखिए 2-3 बार इस बीच में पिछले एक दशक में अगर देखें तो कोशिश हुई है। 2017 में एक बार 33% आरक्षण की बात की गई पंचायत चुनाव को लेकर के, तो वहां विद्रोह हो गया और विद्रोह हिंसक विद्रोह हो गया। तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात पर वहां हिंसक विद्रोह हो गया और इस विद्रोह का नतीजा ये निकला कि वहां पर मौजूदा जो उस समय टिया जेलियांग जो मुख्यमंत्री थे, उस समय नेशनल वहां पे जो उनकी पार्टी थी नगा पीपल्स फ्रंट, जो अभी भी वहां पे वो पार्टी है, तो उस पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। आप सोचिए कि विरोध का स्तर कहां चला, हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 2022 में फिर दोबारा इस बात की चर्चा हुई कि पंचायत में और निकाय के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। वहां पर परिस्थिति ऐसी बन गई कि चुनाव ही नहीं हो पाए। अब नेफ्यूरियो चूंकि चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरी बार वो एनडीपीपी से बन रहे हैं और 2 बार वो नगा पीपल्स फ्रंट के तरफ से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो वो पार्टी अलग हो गई थी और फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर ये सरकार बनाते हैं। तो नेफ्यूरियो के लिए एक बड़ी चुनौती अब आने वाले समय में ये होगी और केंद्र सरकार के लिए भी कि क्या महिलाओं को वहां बराबरी का अधिकार मिलेगा। मैं आपको कुछ बातें और शेयर कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी और सुविधा होगी कि आखिर महिलाओं के अधिकार के साथ साथ नागालैंड की जो मुख्य समस्याएं हैं वहां क्या है। मतलब महिलाओं को राजनीति में क्यों नहीं आने देते हैं, पार्टियां महिलाओं को टिकटें क्यों नहीं देती हैं, उनके साथ इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं। ये सारी परिस्थितियों को समझने के लिए थोड़ा नागालैंड को और बेहतर समझने की जरूरत है। 2023 में कुल 184 उम्मीदवार हैं जो लड़े थे चुनाव, जिसमें से 2% टिकट महिलाओं को मिली थी। संसद में 2022 में पिछले साल एक राज्यसभा की सांसद बीजेपी ने बना के पहुंचाया है जो एस फोंगनेन कोन्याक को, और 1977 में रानो एम शैजा बनी थी लोकसभा की चुनाव नागालैंड से। तो ये 2 महिलाएं ही अभी तक सदन में, केंद्रीय सदन में देश को, राज्य का प्रतिनिधित्व कर पाई हैं अभी तक। अच्छा देखिए, कांग्रेस अब कहती है कि महिलाओं की भागीदारी की हम बात करते हैं, हमको देना चाहिए। भाई अभी तक तो अगर इन 60 सालों में पिछले 10 साल को हटा दिया जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो 50 साल सत्ता में थे और पूर्वोत्तर राज्यों में तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रही है। वामपंथी पार्टियों की स्थिति, त्रिपुरा तो लेफ्ट का गढ़ रहा है, तो आखिर महिलाओं को बराबरी का दर्जा वहां क्यों नहीं दे पा रहे आप? तो परिस्थितियां ऐसी क्यों आप बना रहे हैं कि वहां पर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? तो ये, और अब ये कहना कि हम तो बराबरी की बात करते हैं, ये थोड़ा सा हमको नहीं पचता है। देखिए हुआ ये कि जब महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है, वहां का संगठन नगा हो बैनर के तले विरोध करते हैं और हिंसक प्रदर्शन तक पहुंच जाते हैं। तो क्या है ये 371A? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, मैं पहले भी कहा कि मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरीके से धारा 370 जम्मू कश्मीर से उसका उन्मूलन हुआ है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में आर्टिकल 371A पर गौर करेगी? उसके तहत जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें महिलाओं को कम अधिकार मिल रहे हैं, उस पर क्या बात करेगी? देखिए उसमें क्या है कि भारतीय संसद का कोई भी कानून नागालैंड के लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में लागू नहीं होगा, क्योंकि वो जनजातीय है। अभी भारत के राष्ट्रपति जनजातीय हैं। तो अब बड़ी चुनौती है, भारत के राष्ट्रपति महिला हैं, ट्राइबल हैं, और नागालैंड ट्राइबल का वो इलाका है जहां महिलाओं को अभी भी बराबरी के अधिकार नहीं मिले हैं। तो मेरा सबमिशन यही है कि इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी और जो भी पार्टी वहां से जीत रही है वो इस पे कितना काम करेगी, करना चाहिए। देखिए दूसरा पॉइंट, नगा समुदाय की प्रथाओं और परंपरा पर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश लागू नहीं होगा, ये उनके अधिकार हैं। पहला अधिकार क्या था कि भारतीय संसद का कोई कानून नागालैंड के
सांस्कृतिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कानून उनकी प्रथाओं पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और नागालैंड में जमीन संसाधन किसी गैर नगा को ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। तो विकास की एक धारा वहां रुकती है। हालांकि उसको हम साइड भी कर दें तो ये जो दो बातें हैं कि कानून बराबर, सदन के अधिकार बराबर, इस पर क्या बात होगी और नहीं होगी तो क्या परिणाम निकलेंगे आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीपीपी है, जो पहले नगा पीपल्स फ्रंट के साथ के नाम से जो चुनाव लड़ती थी और पार्टी अलग हो गई, उसमें नेफ्यूरियो अलग हो गए 2 बार उस पार्टी से मुख्यमंत्री रहने के बाद, अब दूसरी बार बीजेपी के साथ वहां मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि देश की जनजातियां अपने नए नियम खुद बना सकती हैं। ये एक बड़ा पेंच है, जिस पेंच की वजह से ये मामला रुकता है। ये सवाल बरकरार रहेगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ जो इन पूर्वोत्तर राज्यों में अब शासन में होंगी, सत्ता में होंगी, महिलाओं को कितनी भागीदारी देगी या क्या संवैधानिक संशोधन होंगे। नागालैंड से ठीक उलट स्थिति है मेघालय की। मेघालय में बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है, 2 सीट पिछली बार थी, 2 सीट इस बार भी है। चुनाव से ठीक पहले वो अपने सहयोगी के साथ अलग हो गई थी, जो पीए संगमा के बेटे की पार्टी है, कुनाट शर्मा की। तो अब उनके साथ दोबारा से वो सत्ता में आ रहे हैं। दोनों तरफ से ये बात कही जा चुकी है कि अब वो दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। तो अब इस स्थिति में मेघालय में क्या है कि वहां महिलाओं को अधिकार बहुत ज्यादा है। जनजातीय इलाका है, बहुत सारी जनजातियां वहां की ऐसी हैं जिनमें शादी के बाद पुरुष को महिला के घर जाना होता है। जैसे आमतौर पर हिंदी बेल्ट में हम क्या देखते हैं कि शादी के जो रिवाज हैं, जो रस्म हैं, उसमें बहुएं आती हैं घर, लेकिन वहाँ पुरुष जाते हैं। और वहाँ महिलाओं के अधिकार इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपको बेटी नहीं है तो लोग बेटी गोद लेते हैं, क्योंकि जो सबसे छोटी बेटी होती है उसको वारिस बनाने की वहाँ प्रथा है। बेटों को वारिस नहीं बनाया जाता, सबसे छोटी बेटी को वारिस बनाते हैं। और उसके पीछे बुजुर्गों का तर्क यह है कि वो सबसे ज्यादा समय तक उनके पास रहेगी। तो सबसे छोटे बच्चे को वो वारिस बनाते हैं और वो भी बेटी को बनाते हैं। तो ये स्थिति नागालैंड के ठीक उलट है मेघालय में। वहां अधिकार बहुत ज्यादा है, वहां पुरुष लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, और दूसरी तरफ पुरुष लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं के अधिकारों को कम रखने के लिए। तो ये दोनों परिस्थितियों में इनकी लड़ाई का थोड़ा आकलन करना जरूरी है। तो अब मेघालय की जो स्थिति बनती है, मेघालय में 1-2 परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि जहां आंदोलन हिंसक भी हुए और महिलाओं के अधिकार को कम करने के लिए, क्योंकि ये भी जनजातीय इलाका है, तो यहाँ भी चूंकि पूरे देश के जनजातियों को संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने लिए नियम बना सकते हैं, उस नियम के तहत महिलाओं को अधिकार उन्होंने ज्यादा दिए। लेकिन प्रश्न वही उठता है कि राजनीतिक हिस्सेदारी का क्या, राजनीतिक भागीदारी का क्या। तो काउ बेल्ट, जो हिंदी पट्टी आप जिसको कहते हैं, तो वो उसकी तुलना में अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में ये परिस्थितियां बरकरार हैं। और ये अब भारतीय जनता पार्टी वहां की सत्ता में अगर आप देखें मोटे तौर पर, तो पिछले 10 सालों से, जब से केंद्र में पिछले 8-9 सालों से सरकार है, तो उसके बाद से उन राज्यों में उसकी ताकत बढ़ी है। तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद ऐसी की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदलेंगी, और नहीं बदलती हैं तब क्या होना चाहिए, तब क्या किया जाना चाहिए। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसमें तो बहुत ही चिंता का विषय है कि महिलाओं को एक तरफ अधिकार नहीं मिलते हैं, और जहां मिलते भी हैं वहां उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती है। विकास में भागीदारी के लिए ये बहुत जरूरी है। 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड चुनाव हो चुके, सरकार बन रही है। 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की, और तीसरे राज्य में सिर्फ 2 सीट के साथ भी सत्ता में भागीदारी। तो ये परिस्थिति है। आने वाले दिनों में कुछ और चीजों के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे।
फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।